8 दिन और ईरान में 1350 मौत, ईरान के कई शहरों में तबाही, पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सैन्य बेस को भारी नुकसान। ये कहानी है इजरायल और ईरान युद्ध की। ये तस्वीर है अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की, जिसमें रोज मिसाइल, बम, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। ईरान में सैन्य ठिकाने, परमाणु सुविधाएं, हथियार कारखाने, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और बाजार नष्ट हो रहे हैं। ईरान की टॉप सत्ता खत्म हो चुकी है, फिर भी ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को बड़ा जवाब दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका की तिलमिलाहट बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब टेंशन में आ गए हैं। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने को कहा है, वो भी धमकी भरे अंदाज में। इतनी बर्बादी के बाद भी ईरान न झुका है और न डरा है, न हमलों से रुका है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की नई धमकी से इस युद्ध में क्या असर होने वाला है। आपको आइए बताते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है और इसे पूरी दुनिया किस रूप में देख रही है। अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि ईरान को आज रात हम तबाह कर देंगे। ईरान में और ज्यादा घातक हथियार से हमले करेंगे, ऐसी बमबारी करेंगे जिसे कभी किसी ने देखा नहीं होगा। सवाल यही है कि ट्रंप का इशारा किस तरफ है। सवाल यह है कि ट्रंप अब इस युद्ध में किस नए हथियार का प्रयोग करने वाले हैं। ट्रंप की नई धमकी से स्पष्ट है कि अमेरिका ने अब तक जो हमले किए हैं, अब तक जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो ईरान के तेवर को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उन जगहों पर भी हमले कर रहा है जहां से ईरान को समर्थन मिल रहा है। आपको 3 तस्वीरों से आइए बताते हैं इजराइल कैसे ईरान को हिट कर रहा है। यह लेबनान की तस्वीर है, वही लेबनान जिसे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान में भी भयंकर हमले कर रहा है। आईडीएफ ने 26 बार एयर स्ट्राइक से पूरे लेबनान में कोहराम मचाया है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को खाली करने को कहा गया है। इजराइल को शक है कि यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके एक्टिव हैं, वो यहीं से हमले का प्लान बना रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर अगर कहें तो ईरान और ईरान समर्थित संगठनों के लिए ये वीकेंड विनाशक होने वाला है। ऐसा अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले शनिवार को ईरान पर इजराइल ने पहला अटैक किया था। आज भी शनिवार है। अब अमेरिका ने बड़े हमले की धमकी दी है। बेरूत में भी इजराइल ने कई धमाकों से कई इमारतों को तबाह कर दिया है। कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल जॉइंट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुर्दिस्तान में सक्केज शहर पर हमला किया गया है। युद्ध के 8वें दिन ईरान में बहुत दहशत है। इसकी वजह है वो ऐलान जिसमें सबसे बड़े हमले की नई लहर आती हुई दिख रही है। यह ऐलान किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और बीच में एक लाइन ये लिखी, टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड, यानी आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। जिसके बाद ये सवाल है कि क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ी बारूदी आफत आने वाली है। अमेरिका की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि युद्ध का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, अब दूसरे राउंड के रण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप से पहले अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसी ही धमकी दी। उन्होंने कहा कि आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आज ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। इस बमबारी में ईरानी मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आज रात के हमले में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बर्बाद हो जाएंगी, यानी इस हमले के बाद ईरान की हालत खराब होना तय है। आज रात अमेरिका के संभावित प्लान को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरह की धमकी दी गई है उससे पहली आशंका यही है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर कई बंकर बस्टर बम से हमला हो, जिससे ईरान की मिसाइल शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए। दूसरी आशंका यह है कि ईरान के सारे कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर एक साथ हमला हो, बमबारी कर पूरी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रात में ही नष्ट कर दिया जाए। एक आशंका यह है कि ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल और बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसी आर्थिक चोट दी जाए जिससे ईरान आसानी से उभर ना सके। अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होगा ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन जंग के 8वें दिन आज खाड़ी के देशों में किस तरह से हमले हुए, तेहरान से लेकर तेल अवीव और दुबई तक मिसाइल, बम और ड्रोन अटैक से किस तरह कांप उठे, सबसे पहले इसकी वीडियो कुंजी आइए देखते हैं। शुरुआत इजराइल पर ईरान के क्लस्टर प्रहार की विध्वंसक तस्वीरों से करते हैं। ईरान की तरफ से आज लगातार दूसरे दिन क्लस्टर बमों से हमला किया गया। सबसे ज्यादा तेल अवीव को टारगेट किया गया। तेल अवीव के आसमान में आग के गोलों की तरह क्लस्टर बम दिखाई दिए। इन धमाकों से तेल अवीव में भारी तबाही हुई। ईरान ने आज एक बार फिर यूएई को निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइलें दागी, जिससे एयरपोर्ट को नुकसान होने की खबर है। इससे पहले भी दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था।
दुबई में ही एक अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ। हमले के बाद वहां आग लग गई। तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। सिर्फ यूएई ही नहीं, पूरे दूसरे अरब देशों में भी अमेरिकी बेसों पर हमले हो रहे हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया। हमले के बाद वहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। मिसाइल और ड्रोन के अलावा अब इजराइल पर रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। एक ऐसे ही रॉकेट अटैक के बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस पर किए जा रहे इन मिसाइल हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती हुई दिख रही हैं। इन मिसाइलों के निशाने पर अरब देशों में यूएस बेस ही हैं। ईरान के इन्हीं लगातार हमलों को देखते हुए अब अमेरिका और आक्रामक हमले करने की तैयारी कर रहा है। युद्ध के दूसरे फेज का ऐलान यही संदेश देने की कोशिश है। इसके लिए अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। ईरान के करीब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही मौजूद हैं। यूएसएस लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी ईरान के करीब तैनात करने की तैयारी है। इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेजा जा रहा है। एक्सपर्ट इसे अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं। कोई इसे लंबे युद्ध की तैयारी बता रहा है तो कोई अमेरिका की घबराहट कह रहा है। अगले कुछ दिन में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान पर हमले में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि यह युद्ध अभी लंबा चलेगा। ऐसे में ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। लंबा युद्ध चला तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए समंदर में अमेरिका को अतिरिक्त तैनाती करनी होगी। शायद यूएसएस बुश की तैनाती कर अमेरिका तेल टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जितना ही ताकतवर और विध्वंसक है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 20 से 25 साल तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। इस युद्धपोत पर 80 से 90 फाइटर जेट तैनात रहते हैं, जिनमें F-18 से लेकर F-35 तक शामिल हैं। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जाते हैं। यूएसएस बुश पर एक वक्त में करीब 5000 सैनिकों की तैनाती होती है। यानी ये युद्धपोत समंदर में अपने आप में एक पूरी सेना है। अमेरिका पहले जिस जंग को 4 दिन की जंग मानकर चल रहा है, अब खुद ही उसे 4 हफ्ते से लंबी जंग मान रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो इससे भी आगे 6 से 8 हफ्ते तक लड़ाई जारी रहने की बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि युद्ध 6 हफ्ते तक जारी रह सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये युद्ध 100 दिन भी जारी रह सकता है। उसी हिसाब से अमेरिकी ठिकानों के नजदीक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी हो रही है। इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के चलते अब वहां गोला बारूद की कमी की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका ऐसी खबरों को गलत बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद की अतिरिक्त सप्लाई करने का फैसला लिया है। इजराइल को $151.8 मिलियन के हथियार भेजे जाएंगे, जिनमें बंकर तबाह करने वाले BLU-110 बॉम्ब भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर युद्ध और लंबा चला तो इजराइल को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैसे ईरान यही चाहता है कि वो सरेंडर करने की बजाय अमेरिका को एक लंबी लड़ाई में फंसाए रखे। इसके लिए उसका मिसाइल और ड्रोन पावर वाला प्लान तैयार है, क्योंकि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनके मुताबिक ईरान के पास कुल 1 लाख तक भी मिसाइलें हो सकती हैं। अनुमान के मुताबिक ईरान एक दिन में 33 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। इस हिसाब से देखें तो एक महीने में करीब 1000 मिसाइल बनाई जा सकती हैं। वहीं हर दिन 300 मिसाइलें दागने की क्षमता है। अगर युद्ध के बीच भी ईरान ड्रोन मिसाइलों का निर्माण का काम जारी रख पाया तो ये जंग लंबी चल सकती है। अमेरिका ईरान को धमकी तो दे रहा है, बमबारी भी कर रहा है, मिसाइल हमले भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान में मिशन सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान को सिर्फ प्रॉक्सी संगठनों का साथ नहीं है, बल्कि कई देश भी चोरी चोरी अब उसका साथ दे रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार रूस के अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद करने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि क्रेमलिन का कहना था कि ईरान ने कोई सैन्य मदद नहीं मांगी है, लेकिन जो जानकारी उसके अनुसार रूस ईरान को खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। रूस ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। इसके जरिए ईरान को अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी मिल रही है। ईरान को रूस अमेरिकी विमानों के भी इनपुट दे रहा है। इस इंटेलिजेंस के जरिए ईरान को बड़ी आसानी से अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सेनाओं की लोकेशन मिल रही है।
इसी के आधार पर पिछले 8 दिन से ईरान अमेरिका के बेस पर सटीक हमले कर पा रहा है। दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट और अन्य स्रोतों से डेटा शेयर कर रहा है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन दिए थे। अब रूस ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका की चिंता सिर्फ रूस वाली नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन भी चोरी चोरी ईरान की मदद कर सकता है। चीन की ईरान वाली नई नीति को आप सिर्फ 20 सेकंड में समझिए। खबर यह है कि चीन ईरान को आर्थिक मदद और सैन्य उपकरण दे सकता है। मिसाइल सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स और जरूरी कंपोनेंट देने की तैयारी है। चीन की ईरान को मदद पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि चीन ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी में तकनीकी सहयोग पहले से देता आ रहा है। चीन पहले भी सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम के जरिए ईरान को इंटेल देता रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी उपकरण की सप्लाई की खबर भी है। ईरान को सैन्य कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मदद मिलेगी। अमेरिका की ऐसी चुनौतियों और चिंताओं के बीच ये चर्चा भी हो रही है कि आखिर ईरान को लेकर ट्रंप का अगला प्लान क्या है। क्या ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में अमेरिका की कोई भूमिका है? इससे भी बड़ा सवाल, ईरान अमेरिका के साथ कितने दिनों तक युद्ध लड़ सकता है। ऐसे और भी सवालों पर भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने थोड़ी देर पहले TV9 से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। How is the new supreme leader being elected, and does America get to have a say in it? There is the council which formed by 88 persons, and they are elected by people during the election. So they should gather, and after some discussion, they have to nominate a qualified person for this position. But unfortunately, under these circumstances, which we are under attack, and day and night, United States with Israel attacked us, and they couldn't gather, but they will find some place which is safe, and they gathered, and very soon, I think within this week, they nominate the new supreme leader. Is Iran trying to put pressure on America through these countries that they should pressurize America to stop attacking Iran? Iran didn't try to push these countries to push pressure on America for stopping the war, because we are ready for 2 years war. And we have experience for 8 years war with Iraq, and which supported by majority of European countries, and with the chemical weapons, which up to now our people are suffering. And we are also ready for that. पश्चिम एशिया में सिर्फ कई देशों पर ही बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति भी बारूद के ढेर पर बैठी है। और ये राजनीतिक बारूद इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जला रहा है। जब अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने उन देशों पर भी हमला किया जहां अमेरिकी बेस हैं, उन्हीं में से एक देश है सऊदी अरब। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। इसके अलावा US मिलिट्री बेस पर भी हमला किया। लेकिन सऊदी अरब में ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने ईरान की ओर से किए गए हमलों पर चर्चा की और साथ ही इनसे निपटने के उपायों पर भी विचार किया। इसी मीटिंग में पाकिस्तान फंस गया। इसकी वजह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में पिछले साल सितंबर में हुई एक डिफेंस डील, जिसके मुताबिक एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा? सऊदी अरब से दोस्ती निभाएगा या ईरान से दुश्मनी करेगा? सऊदी अरब का बयान साफ और सख्त था। खालिद बिन सलमान ने मीटिंग में सीधे ईरान का नाम लिया और हमलों को रोकने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान के बयान का लहजा अलग था। पाकिस्तान ने हमलों की गंभीरता जरूर मानी, सऊदी की सुरक्षा पर चिंता भी जताई, लेकिन ईरान के खिलाफ खुलकर हमला नहीं बोला, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। ऐसे में मुनीर को डर यह है कि ईरान के हमलों का निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। ईरान के इसी डर और सऊदी अरब के प्रेशर के बाद मुनीर अब टेंशन में है। युद्ध जारी है और दोनों तरफ से लंबे युद्ध की तैयारी है, लेकिन मामला तेल पर फंस रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खास तौर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का लगभग बंद होना।
ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद से शिपिंग कंपनियों के जहाज यहां से नहीं गुजर रहे हैं। एक हफ्ते में हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 125 जहाज गुजरे हैं और जो जहाज यहां से जा रहे हैं वो ईरान की अनुमति से ही गुजर पा रहे हैं। हॉर्मुज से प्रतिदिन 128 से 140 जहाज गुजरते थे, जो अब 10 से 12 रह गए हैं। अब जब तेल की सप्लाई में कमी आई है तो कीमतें बढ़ रही हैं। इस जंग के कारण दुनिया के बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड 9% बढ़कर $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल की कीमत 2 वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने उत्पादन रोकने की चेतावनी दी है और इस बात की आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल $150 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। तेल महंगा होने से ईंधन, ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया महंगाई की चपेट में आ सकती है। तो तेल के कारण संकट बढ़ रहा है और ये बात सबको पता है। अमेरिका को भी, इजराइल को भी और ईरान को भी इसकी जानकारी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में जिस तरह से ईरान का नुकसान हो रहा है, उसी तरह अरब देशों का भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब अरब देशों ने इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जंग खत्म करने के लिए सऊदी और यूएई अमेरिका को मनाने में जुटे हैं। संकट यह है कि इस युद्ध से अरब के बाजार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ब्रेंट क्रूड $87 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर टैरिफ 90% तक घटा है। तेल टैंकर ट्रैफिक 90% तक घटा है, जो पूरे अरब के लिए चिंता की बात है। तेल की सप्लाई और उत्पादन में कमी का थोड़ा असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भारत सरकार का दावा यह है कि देश में 7 से 8 हफ्ते का तेल है और आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में 25 करोड़ बैरल से ज्यादा पेट्रोलियम स्टॉक है, जिसे काफी अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। कई ठिकानों और रणनीतिक भंडार में तेल रखा गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि 25 दिन के स्टॉक की खबरें गलत हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी दी गई है कि सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ाने वाली है। वैसे पिछले कुछ दिनों से यह खबर फैल रही थी कि भारत में तेल संकट है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और हम इसे आराम से पूरा कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग ऑयल कंपनियों ने भी बयान जारी कर ये कहा कि तेल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल, डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की भी गुजारिश की गई है। जब सरकार इतना जोर देकर ये कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, तो मान लेते हैं कि कमी नहीं है। इस सब के बीच पूरे देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी। भारत को तेल की कमी नहीं है और भारत रूस से तेल ले भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान बड़े संकट में है, परेशान भी है। वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई है। वहां पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। कई पेट्रोल पंप पर पोस्टर लग गए हैं कि तेल नहीं है, इसीलिए पंप बंद है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर के सामने परेशानी ये है कि पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने एक साथ ही तेल की कीमत 55 रुपए बढ़ा दी है। इससे पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 336 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कई पेट्रोल पंप पर तेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 हफ्ते का तेल बचा है और खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प भी नहीं है। पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ने का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि एक तो तेल मिल नहीं रहा, उस पर महंगा कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक का बयान आया है। ग्लोबल कीमतें कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ी हैं। हमें नहीं पता कि ये क्राइसिस कब तक चलेगा। सरकार के सामने ये बेसिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने की कुछ खास वजह भी है, जिसकी डिटेल में जाना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान का ज्यादातर तेल सऊदी और यूएई से आता है। पाकिस्तान आने वाले तेल टैंकर रास्ते में फंसे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सप्लाई जारी रखने की अपील की है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बजाय यानबू पोर्ट से तेल भेजने की मांग की है।
पाकिस्तान की 90% LNG कतर से आती है। गैस सप्लाई को लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस तेज बढ़ोतरी से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्राइस और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है। यानी एक तो तेल की कमी, दूसरा महंगाई की मार। परेशानी तो पाकिस्तान के साथ है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ा ऐलान किया। अमित शाह आज हरिद्वार में थे, जहां उन्होंने पहले 1130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसके बाद घुसपैठ के मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए हैं। देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक हो, एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए भी धामी सरकार की तारीफ की। कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य। जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी UCC ही करने वाली है। और अब एक राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल में थी और ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से वो नाराज हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आदिवासी समुदाय के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या कोई मंत्री मौजूद नहीं था, ना ही उनके कार्यक्रम में कोई मंत्री शामिल हुआ। इस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने हैरानी जताई और ये कहा कि ममता उनकी छोटी बहन जैसी हैं और ये पूछा कि क्या वो उनसे नाराज हैं। राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोसाईपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उसके बाद सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में जनजाति की मीटिंग के दौरान सीएम के नाराज होने की बात उन्होंने कही। राष्ट्रपति ने कहा कि ममता बनर्जी की तरह वो भी बंगाल की बेटी हैं। उन्होंने जनजातीय समुदाय के सालाना कार्यक्रम की जगह बिधाननगर से गोसाईपुर में बदलने पर भी सवाल उठाया, जहां कथित तौर पर कम लोग आए थे। ये कार्यक्रम पहले सिलीगुड़ी के बिधाननगर में होने वाला था। हालांकि अधिकारियों ने सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए जगह को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने वाले अकेले प्रतिनिधि थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए आमतौर पर मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई बड़ा मंत्री मौजूद होता है। ममता बनर्जी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में तो नहीं पहुंची, लेकिन SIR के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी धरना दिया और यह आरोप लगाया कि CV आनंद बोस को किसी ने धमकी दी होगी, नहीं तो उन्हें क्यों हटाया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि नए राज्यपाल के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट को भी उन्हें कुछ मामलों में निर्देश देने पड़े हैं। और आइए अब एक ऐसी देसी खबर की बात करते हैं जिसकी आज काफी चर्चा है। यह खबर गुरमीत राम रहीम से जुड़ी है, जो अक्सर पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर रहता है, लेकिन आज हत्या के एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे बरी कर दिया। यह मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का था। 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में गुरमीत राम रहीम के डेरा से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था, जिसके बाद 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसकी जांच में लापरवाही के आरोप लगे, बाद में CBI ने इसकी जांच की। करीब 17 वर्षों की जांच और सुनवाई के बाद
2019 में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की सजा को बरकरार रखा है। देखिए, आज माननीय हाई कोर्ट के अंदर रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस जो था वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर था। तो आज माननीय हाई कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और इस फैसले में पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को राम छत्रपति मर्डर केस के अंदर बरी कर दिया। एक बार फिर ट्रिनोपाल वाली मशीन मोदी जी की, उसमें से राम रहीम गुजर कर साफ सुथरे बरी होकर आरोपों से मुक्त हमारे सामने आज जिस तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बरी करके बाकी सभी की सजा को बरकरार रखा है, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक फैसला है। बाबा राम रहीम पे आप सब ने पता कितनी बार पैरोल मिली है, किस पे कितना आशीर्वाद है, जो सब आप जानते हो। पर जो भी जिस भी जज साहब ने उनको किस मामले में कैसे बरी किया, क्या सोच से किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर ये ज़रूर है कि पूरा देश जानता है कि इस बाबा राम रहीम पे किसका क्या आशीर्वाद और क्या है। और गुरमीत राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुका है। हालांकि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण के केस में 10 साल कैद की सजा हुई है। इस वजह से राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। हूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।